चलिए अब आते हैं आपके फन फैक्ट्स। स्टार्ट करें क्या स्टूडेंट? ये है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अमेजिंग फैक्ट। देखिए बेटा क्या बोल रहा है, एवरी हाइड्रोजन एटम इन योर बॉडी इज लाइकली 13.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड बिकॉज दे वर क्रिएटेड एट द बर्थ ऑफ द यूनिवर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, हमें लगता है जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में जो हाइड्रोजन है आपको लगता है कितना पुराना होगा? बताओ स्टूडेंट्स जल्दी से। अपने अकॉर्डिंग तो वो क्या है कि जब हम बॉर्न हुए उतना पुराना होगा। जैसे सपोज अगर मैं बोलूं मैं 50 ईयर्स की हूं तो अपन सोचते हैं कि हाँ भाई वो 50 ईयर्स पुराना। बट स्टूडेंट्स ये कितनी अमेजिंग चीज है कि हमारी बॉडी में भी जो हाइड्रोजन है ना वो भी कितना पुराना है, अप्रोक्सीमेटली 13.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। एक्चुअली हमारी एज से हमारा कब बर्थ हुआ उस पे हाइड्रोजन की एज डिपेंडेंट नहीं है। एक्चुअली जो हमारा यूनिवर्स जब फॉर्म हुआ है एट दैट टाइम ही हाइड्रोजन क्या हो गया था स्टूडेंट्स, क्रिएट हो गया था। जो सबसे प्राइमरी एलिमेंट था दैट इज हाइड्रोजन। और बाद में हमने देखा कि हाइड्रोजन के एलिमेंट्स ही फ्यूज होके हीलियम बने और इसी तरीके से वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होके न्यू एलिमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ। तो हाइड्रोजन जो अपनी बॉडी में प्रेजेंट है ना स्टूडेंट्स, कितनी अमेजिंग बात है कि वो कितना पुराना है, 13.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। यस और नो बताइए, क्या ये अमेजिंग बात है? हम लोग अभी तक यही सोचते थे कि जितने पुराने हम हैं उतना ही पुराना हाइड्रोजन है। देखिए बेटा, एट ग्राउंड जीरो ड्यूरिंग द यूनिवर्स सिंगुलैरिटी द वेरी फर्स्ट केमिकल एलिमेंट वाज हाइड्रोजन। जब हमारा यूनिवर्स क्या था, एकदम ग्राउंड लेवल पे था, जब उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा था तो सबसे पहला केमिकल एलिमेंट जो डेवलप हुआ है दैट इज हाइड्रोजन। मेरे ख्याल से स्टूडेंट इससे आपको एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन पता चली कि जो सबसे पहला एलिमेंट डिस्कवर हुआ है दैट इज हाइड्रोजन। और आपको पता लग गया कि यूनिवर्स भी कितने टाइम पहले डिस्कवर हुआ है। और देखिए बेटा, हमारी जो अर्थ क्रस्ट है उसमें जो 73% ऑफ द मास है ना वो किस फॉर्म में है बेटा? हाइड्रोजन। हमारे यूनिवर्स का जो विजिबल पार्ट है उसमें 73% मास किस फॉर्म में है? हाइड्रोजन की फॉर्म में। यस और नो? तो कितना अमेजिंग फैक्ट है। हाइड्रोजन की बात करें तो स्टूडेंट्स आप सबको पता है हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन की अगर बात करें स्टूडेंट्स तो ये हम सब ने पढ़ा है उसमें जीरो होता है। तो हाइड्रोजन हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट है जो डिस्कवर हुआ है और कितना पुराना है? 13.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। यस और नो स्टूडेंट, अमेजिंग बात है या नहीं है? तो ये हमारा था फर्स्ट अमेजिंग फैक्ट। मजा आया स्टूडेंट्स? यस और नो जल्दी से बताओ, मजा आ रहा है क्या? और फैक्ट्स जानने हैं आपको? बताऊं और फैक्ट्स? चलिए तो देखिए, ये सेकंड अनदर शॉकिंग फैक्ट है। The letter J is the only letter which is not found in the periodic table. अच्छा स्टूडेंट, चलिए मुझे बताइए, आप सबने पीरियोडिक टेबल पढ़ ली है क्या? फटाफट से बताइए। यस, मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स ने अब तो पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से पढ़ लिए और मोस्टली एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के स्टूडेंट्स को लर्न हो गए। स्टूडेंट मुझे कोई ऐसा एक एलिमेंट बताइए जिसमें लेटर जे आता है। पीरियोडिक टेबल का कोई भी ऐसा एलिमेंट बता दीजिए स्टूडेंट जिसमें लेटर जे आपने देखा हो, या कभी कोई लेटर जे से कोई एलिमेंट स्टार्ट हुआ हो, या कोई भी एलिमेंट के नेम में लेटर जे आ रहा हो। जल्दी से मुझे बता दो, क्या है क्या कोई स्टूडेंट ऐसा पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट? नहीं। तो स्टूडेंट्स ये कितनी अमेजिंग बात है, हमारी इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल है। टोटल एलिमेंट्स जैसे कि आप सबको पता है कितने हैं स्टूडेंट्स? 118। पता है क्या अभी तक जो डिस्कवर हुए हैं टोटल कितने एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स? 118 एलिमेंट्स है। बट उनमें से कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके नाम में लेटर जे आता है। कितनी यूनिक बात है ये। पता थी क्या स्टूडेंट्स? कितने बच्चों को ये बात पता थी? जल्दी से मुझे बता दो, यस और नो। मैम ये बात तो हमें पता थी। नहीं, मतलब हम सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल, इतने सारे एलिमेंट्स, इतने उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम, बट लेटर जे किसी में भी प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज अनदर अमेजिंग फैक्ट। देख सकते हैं ये हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल है। सारे एलिमेंट्स को फटाफट से गौर कर लीजिए, सारे एलिमेंट्स के नेम देख लीजिए। क्या कोई भी एलिमेंट का नेम लेटर जे से स्टार्ट हो रहा है क्या स्टूडेंट्स? बता दीजिए। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग और सोचने की, ये बेटा कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग हमें पढ़ते जरूर है बट हमें ये पता नहीं चलती और हम ये ऑब्जर्व,
अब आज जब मैंने आपको ये चीज बताई है तो अब ये आपको हमेशा के लिए याद रहेगी, और ये कितनी अमेजिंग बात है ना, छोटी छोटी चीजें हैं बट ये बहुत अमेजिंग है। चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू अ नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट। नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट क्या है? मार्स। मार्स क्या है स्टूडेंट, पता है क्या आप लोगों को? यस, मार्स हमें पता है। मार्स क्या है? हमारा प्लैनेट है। मार्स का जो कलर होता है वो स्टूडेंट्स आपको पता है इज रेड कलर, बिकॉज इट्स सरफेस कंटेन्स अ लॉट ऑफ आयरन ऑक्साइड। यस बेटा, मार्स का जो कलर है वो रेड होता है। अब आपको पता है रेड क्यों है? क्योंकि बेटा जो उसकी सरफेस है, जो उसकी मोस्टली सरफेस है, वो किससे कवर्ड है? आयरन ऑक्साइड। अच्छा, कितने बच्चों को आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला पता है? जल्दी से मुझे बता दो। ये होता है क्या? Fe2O3। 9th क्लास के बच्चों को तो पता होगा, 10th को भी पता है। आयरन की वैलेंसी क्या होती है? +2। और ऑक्सीजन की क्या होती है बेटा? आयरन की +2 भी होती है और +3 भी होती है। तो इसमें अपन ने फेरिक ऑक्साइड लिया है तो +3 लिया है, ऑक्सीजन की -2, तो इंटरचेंज कर दो, क्या बन जाएगा? Fe2O3। तो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला Fe2O3 है। और मार्स रेड इसीलिए क्योंकि बेटा उसकी पूरी सरफेस आयरन ऑक्साइड से कवर्ड है, और आयरन ऑक्साइड का कलर क्या होता है? रेड। तो दैट्स व्हाई मार्स का कलर है रेड। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है, जैसे अगर हम लोग अर्थ की बात करें तो हमारी जो अर्थ है वो ऑलमोस्ट क्या है? वाटर से कवर्ड है। तो आपको याद है हम उसको ब्लू मार्बल से कंपेयर करते हैं। ब्लू मार्बल क्यों बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें मोस्टली क्या है? वाटर से कवर्ड है, और वाटर का कलर क्या होता है? ऑलमोस्ट ब्लू। तो दैट्स व्हाई। अब देखो मार्स क्या है? कवर किससे है बेटा? लॉट ऑफ आयरन ऑक्साइड। और ये जो कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं? दीज आर द सेम कंपाउंड्स दैट गिव ब्लड एंड रस्ट देयर डिस्टिंक्ट कलर। और आयरन ऑक्साइड की वजह से ही उसका कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है। क्योंकि आयरन ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? रस्ट और ब्लड जैसा होता है। क्लियर है? अब देखो बेटा, in light of this, it's no coincidence that Mars, which occasionally appear as bright red star, याद है नहीं है? और बेटा इसका जो नाम है ना मार्स का, वो भी ग्रीक गॉड ऑफ वॉर उसके बेसिस पे ही रखा गया है। क्योंकि आपने देखा है बहुत बार ये रेड स्टार के फॉर्म में भी अपीयर होता है, और इसका जो नाम है मार्स वो भी किसके ऊपर रखा गया है? ग्रीक गॉड ऑफ वॉर। तो देख सकते हैं बेटा, आपको दिख रहा है जो मार्स का कलर है वो कैसा है? कंप्लीटली रेड। और इसका रीजन यही है, ऐसा नहीं कि वो नेचुरली, नहीं, उसके ऊपर क्या है? आयरन ऑक्साइड की कोटिंग है। क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? यस और नो? मजा आ रहा है क्या जान के ये अमेजिंग फैक्ट्स? और ऐसे हैं क्या बेटा कि ये आपको ऑलरेडी पता थे? कितने बच्चों को लग रहा है कि यार मेरे को तो आज बहुत अच्छा नॉलेजेबल सेशन लग रहा है, कि इतनी सारी कुछ नई चीजें मुझे जानने को मिल रही है? यस और नो स्टूडेंट्स? चलिए, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर बोथ एंटायरली मेड ऑफ कार्बन एंड नथिंग एल्स। अब बेटा अगर मैं सोचूं तो डायमंड तो आपने देखा है, डायमंड ज्वेलरी में काफी शाइनी होता है, लश्यरस होता है। बट अगर एट द सेम टाइम में ग्रेफाइट की बात करूं तो ग्रेफाइट तो एक ब्लैक पेंसिल की तरह है स्टूडेंट्स। यस और नो? जैसे अभी हम देख सकते हैं ब्लैक पेंसिल एकदम क्या है? नॉन लश्यरस है। बट फिर भी ये बोल रहा है कि दोनों क्या है? सेम टाइप ऑफ एटम, दैट इज कार्बन से मिलके बने हुए हैं, नथिंग एल्स। ऐसा कैसे हो? सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके कोई चीज बन रही है बट दोनों की जो अपीयरेंस है वो टोटली डिफरेंट है। कितनी अमेजिंग बात है। तो यस, अगर हम लोग डायमंड की बात करें और ग्रेफाइट, दोनों ही किससे मिलके बने? कार्बन से। ऐसा नहीं है कि दोनों का अपीयरेंस अलग है तो इसका मतलब इनके अंदर का जो एलिमेंट है वो भी वेरी करेगा। देखो बेटा, though made of the same stuff, the difference between a crown jewel and a pencil lead is given by form। अब एक्चुअली बेटा दोनों बने हुए तो कार्बन से, बट इनके जो अपीयरेंस में डिफरेंस है वो डिफरेंस आ रहा है बिकॉज इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो फॉर्म है वो क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो डायमंड है उसमें कार्बन एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो वेरी कर रहा है। जैसे कि आप सबको पता है क्या स्टूडेंट, अगर हम लोग डायमंड की बात करें तो उसमें कार्बन एटम्स क्या होते हैं? टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। और अगर हम लोग ग्रेफाइट की बात करें तो उसमें जो डायमंड एटम्स होते हैं वो हेक्सागोनली अरेंज होते हैं और शीट्स के फॉर्म में होते हैं। तो बेटा देखियो इनका जो अरेंजमेंट है वो काफी अलग है, और दैट्स व्हाई क्या होता है? इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो
वेरी कर जाती है, इनके जो अपीयरेंस है वो वेरी कर जाता है, बट बने हुए दोनों किससे, कार्बन से। और इसी वजह से जब ये डिफरेंट फॉर्म्स में अरेंज होते हैं और डिफरेंट फॉर्म्स में अपीयर होते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एलोट्रॉपी। क्योंकि इसमें क्या है, इनका अरेंजमेंट वेरी कर रहा है, डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये बने हुए सेम एलिमेंट्स हैं, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एलोट्रॉपी। क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? देख सकते हैं डायमंड दिख रहा है ना, कितना एकदम लश्यरस और शाइनी, और एट द सेम टाइम अगर हम लोग पेंसिल की लेड देखें तो एकदम ब्लैक है, कोई शाइन नहीं है। अगर हम लोग बात करें तो ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है, बट डायमंड बैड कंडक्टर। तो इतना सारा प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्यों है, सिर्फ स्ट्रक्चर की वजह से, बट दोनों का जो केमिकल एलिमेंट है दैट इज कार्बन ओनली। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए लेट्स कम टू अ नेक्स्ट फैक्ट। ये कितने बच्चों को पता है, जल्दी से मुझे चैट में बता दो कि मैम ये तो हमें ऑलरेडी पता था। द रेयरेस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज एस्टेटीन। आपको पता है क्या बेटा, जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है उसमें जो एलिमेंट सबसे रेयर फॉर्म में, जो सबसे कम अमाउंट में अकर करता है अर्थ क्रस्ट में, दैट इज एस्टेटीन। एस्टेटीन हमारी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट्स, 85, और ये सबसे रेयरेस्ट फॉर्म में है, मतलब बहुत कम अमाउंट में नेचर में ये क्या करता है, अकर करता है। अच्छी बात है ना। देखो स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल में हमने इतने सारे एलिमेंट्स पढ़ लिए, बट हर एलिमेंट्स की अपनी कुछ डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है जो हम आज देख रहे हैं। देख सकते हैं। अब देखिए बेटा, एस्टेटीन आप सबको पता है, एस्टेटीन क्या है, इज अ नेचुरली अकरिंग सेमी मेटल। पता है कि स्टूडेंट सेमी मेटल क्या होते हैं? यस, मेटलॉइड्स। पढ़े थे ना बेटा, सेमी मेटल और मेटलॉइड सेम होते हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, सेमी मेटल्स क्या होते हैं? ऐसे जिनमें दोनों की प्रॉपर्टीज हो, कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की एंड कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की। तो एस्टेटीन भी बेटा हमारा एक नेचुरली अकरिंग सेमी मेटल है, और ये कैसे प्रोड्यूस होता है, फ्रॉम द डिके ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम। जब बेटा यूरेनियम और थोरियम का क्या होता है, डिके होता है, इनका ब्रेकडाउन होता है, तो किसका फॉर्मेशन होता है, एसिटीन का। किसका फॉर्मेशन होता है, एसिटीन का। ये सब क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शंस है। ये अपन देखते हैं यूरेनियम थोरियम सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, तो इनका जब डिके होता है तो फाइनली क्या प्रोड्यूस होता है, एसिटीन। तो अब देखो बेटा, द एंटायर क्रस्ट अपीयर्स टू कंटेन अबाउट 28 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। हमारी अगर पूरी अर्थ की बात करें तो उसमें जो एस्टेटीन है वो टोटल ही कितना प्रेजेंट है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 28 ग्राम। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये नेचर में कितना कम अकर करता है। तो कितनी अमेजिंग बात है। तो ये याद रखिएगा, जो सबसे रेयरेस्ट है नेचुरली अकरिंग एलिमेंट दैट इज एस्टेटीन, और कितना है, सिर्फ और सिर्फ 28 ग्राम। देख सकते हैं एस्टेटीन की बेटा अगर मैं बात करूं तो एस्टेटीन का एटॉमिक नंबर है 85, इसका एटॉमिक मास होता है स्टूडेंट दैट इज 218। सिंबल एस्टेटीन का आप सबको पता है दैट इज 80। क्या होता है, बहुत बार बच्चे AS लिखते हैं, बट बेटा AS इज फॉर आर्सेनिक। याद रखना, एस्टेटीन का सिंबल इज 80, प्रोटॉन भी इसमें होते हैं 85 और न्यूट्रॉन्स इसमें होते हैं 125। याद रखिएगा। तो एस्टेटीन का एटॉमिक नंबर है 85, मास कितना है बेटा, 218। क्लियर है क्या स्टूडेंट्स, यस और नो, जल्दी से मुझे बताओ। सो कितनी अमेजिंग फैक्ट्स हैं बेटा, मजा आ रहा है क्या पढ़ने में? ये एक इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स। डिनाइंग द ट्रूथ डजंट चेंज द फैक्ट्स। ऐसा नहीं होता कि कई बार हम सोचते हैं कि नहीं यार ये सच्चाई है, हमने इसको मना कर दिया, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, तो उसकी वजह से जो हमारे फैक्ट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। नहीं, आप मानो या ना मानो, बट जो फैक्ट है वो रहेगा। तो ट्रुथ को डिनाई करने से फैक्ट्स कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो एक्चुअली जो फैक्ट है उसको हमेशा मानो, उसको डिनाई मत करो। क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? तो ये एक आपके लिए छोटी सी और इम्पोर्टेंट टिप है जो याद रखनी है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो मजा आ रहा है क्या, जल्दी से मुझे बता दो यस और नो कि मैम हमें बहुत मजा आ रहा है। चलिए बेटा, नेक्स्ट हमारा है, although oxygen gas is colorless, the liquid and solid forms of oxygen are blue। कितनी अमेजिंग बात है बेटा, आपको पता है ऑक्सीजन गैस का क्या कोई कलर होता है? नहीं। अभी देख लो, मेरे आसपास बहुत सारी ऑक्सीजन गैस है, बट क्या मुझे दिख रही है? नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि ये कलरलेस गैस है। बट बेटा अगर आप लिक्विड और सॉलिड फॉर्म्स देखोगे ना,
तो वो किस फॉर्म में होते हैं? अगर सॉलिड ऑक्सीजन और लिक्विड ऑक्सीजन की बात करूं तो उनका कलर होता है ब्लू और वो हमें क्लियरली विजिबल होते हैं। यस और नो? देखो आप इस डायग्राम में देख सकते हो, देखिए बेटा ये लिक्विड ऑक्सीजन है और ये क्या है? पूरी ब्लू कलर की। तो कितनी अमेजिंग बात है कि जो ऑक्सीजन गैस है अगर वो गैसियस स्टेट में है तो वो क्या है? कलरलेस। लेकिन अगर उसका स्टेट चेंज होता है वेदर इट इज लिक्विड और सॉलिड तो वो कलर क्या हो जाता है? ब्लू। तो ये भी एक बहुत अमेजिंग बात है। ऑक्सीजन के बारे में मेरे ख्याल से सब बच्चों को पता है, एटॉमिक नंबर 8 है, मास कितना होता है? 16, प्रोटॉन्स कितने? 8, इलेक्ट्रॉन्स कितने? 8 और न्यूट्रॉन्स भी हैं 8। ये बेटा कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये सब 9th के या 10th के कोई भी बच्चे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये 9th और 10th दोनों में आता है बच्चों। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट पे आते हैं। ग्लास इज एक्चुअली अ लिक्विड, इट जस्ट फ्लोज वेरी वेरी स्लोली। जनरली हमें क्या लगता है जो ग्लास है वो क्या है? सॉलिड है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो हमें ऐसा लगता है कि वो मूवमेंट नहीं कर रहे, वो हमें कैसे दिखते हैं? स्टिल दिखते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग तो ग्लास क्या होता है? सॉलिड फॉर्म होता है, बट नहीं, ग्लास एक्चुअली क्या है बेटा? एक लिक्विड फॉर्म है। एक्चुअली इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, बट वो एक्चुअल क्या होता है? उनका जो मूवमेंट होता है वो काफी स्लो होता है, तो वो हमें विजिबल नहीं होता और दैट्स वाई हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो क्या है? सॉलिड फॉर्म है। बट ग्लास सॉलिड फॉर्म नहीं है, वो एक्चुअली लिक्विड है। बस ये है कि जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो वेरी वेरी स्लो है। देख सकते हैं? देखिए बेटा, in a glass molecules still flow but at a very low rate and that is barely perceptible। मतलब मॉलिक्यूल्स फ्लो तो करते हैं बट रेट बहुत स्लो होती है जो हमें विजिबल नहीं होती, जो हम देख नहीं पाते, तो इस वजह से हमें लगता है कि वो मूवमेंट हो ही नहीं रहा है। देखिए केमिस्ट क्लासिफाई ग्लास एज अमॉर्फस सॉलिड। तो केमिस्ट ने क्या किया? ग्लास को एक अमॉर्फस सॉलिड्स बोल दिया, ऐसी स्टेट जो दो स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच में लाया करती है। ना उन्होंने उसको कंप्लीटली सॉलिड बोला ना उसको कंप्लीटली लिक्विड। अब देखिए ग्लास को क्या बोल दिया बेटा? अमॉर्फस सॉलिड। तो अमॉर्फस सॉलिड क्या है? अ स्टेट समवेयर बिटवीन दोस टू स्टेट्स ऑफ मैटर। उन दो, क्योंकि ना वो कंप्लीटली सॉलिड है क्योंकि पार्टिकल्स फ्लो तो कर रहे हैं बट रेट स्लो है, ना वो कंप्लीटली लिक्विड है क्योंकि लिक्विड की तरह भी पार्टिकल्स फास्टली मूव नहीं कर रहे, तो इसलिए उन्होंने उसको एक बीच की स्टेट दे दी जिसको बोल दिया अमॉर्फस सॉलिड। यस और नो? तो कितनी अमेजिंग बात है। तो अब से हम बता सकते हैं बेटा ग्लास सॉलिड स्टेट नहीं है, वो क्या है? लिक्विड स्टेट में अपन बोलते हैं कि लाई करता है क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं? फ्लो करते हैं, बट एक्चुअली पॉइंट क्या है कि जो पार्टिकल्स की रेट है वो काफी स्लो है, तो वो हमें विजिबल नहीं होता। तो हम बोल सकते हैं ये बीच की स्टेट है जिसको हमने नाम क्या दे दिया है? अमॉर्फस सॉलिड। क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? यस और नो? मजा आ रहा है क्या ये अमेजिंग फैक्ट्स जान के? कुछ ऐसा लग रहा है हैरानी कि यार वाओ आज हमें कुछ नई बातें पता चल रही है यार, ये सब चीजें तो हमारे दिमाग में परसेप्शंस होते हैं, हम गलत सोच के बैठे होते हैं, बट जरूरी नहीं है जो चीज हम लोग सोच रहे हैं वो ही हो। सब में नेचर की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स है जो हमने नहीं पता है, बट हमें जान के बहुत खुशी होती है कि हाँ यार आज हमने कुछ गेन किया है। यस और नो स्टूडेंट्स? तो मजा आ रहा है? चलिए और जानने हैं क्या अमेजिंग फैक्ट? बताऊं या नहीं बताऊं? फटाफट से बता दो। ओके चलिए आप लोगों की डिमांड पे नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट लेके आते हैं। वाटर एक्सपैंड्स व्हेन फ्रीजेस अनलाइक अदर सब्सटेंसेस। पता है क्या बच्चों ये कि वाटर जब फ्रीज होता है, वाटर को जब मैं आइस में कन्वर्ट करती हूँ तो वो क्या होता है? एक्सपैंड। पता है क्या स्टूडेंट? ये अच्छा है कितने बच्चों को पता है कि जैसे मैंने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में अगर मैं ब्रिम तक वाटर फिल कर देती हूँ, टॉप तक वाटर फिल कर देती हूँ, तो जब वो आइस जमती है तो आइस थोड़ी सी बाहर निकली हुई होती है। आपको पता है इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जब वाटर फ्रीज होता है आइस में तो वो एक्सपैंड होता है। यस बेटा, कई बार होता है हम बॉटल एकदम फुल तक भर के रख देते हैं, फ्रीजर में आपने रख दी, बट कई बार बॉटल आपने देखा है ब्रेक हो जाती है, क्रैक हो जाती है। यही रीजन है क्योंकि वाटर जब फ्रीज होता है तो वो एक्सपैंड होता है और अगर उसको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलती तो वो वाटर बॉटल को क्या करती है? ब्रेक कर देती है। तो यस बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट और अमेजिंग फैक्ट है कि वाटर एक्सपैंड होता है जब वो फ्रीज होता है। पता है क्या अच्छा इसका रीजन क्या है? एक्चुअली बेटा
ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद होता है। अगर हम लोग नॉर्मली बात करें हमारे रूम टेम्परेचर की, तो वाटर अगर हमारे रूम टेम्परेचर पर है तो जैसे ही आप उसको कूल डाउन करोगे तो पहले केस में तो क्या होता है, जैसे अगर आपको पता हो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, तो पहले केस में जब आप उसको कूल डाउन करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है और पार्टिकल्स क्या होते हैं, पास पास आते हैं। तो इस वजह से डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है स्टूडेंट्स। लेकिन 25 से लेके ये चीज कब तक होती है, अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। बट बेटा आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, जो वाटर का वॉल्यूम है वो क्या होता है, राइज होना स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली वाटर का वॉल्यूम 4 डिग्री सेल्सियस के बाद राइज होता है, और वॉल्यूम राइज होता है तो डेंसिटी क्या हो जाती है, बाय डिफॉल्ट डिक्रीज हो जाती है। तो आपने देखा है आइस जो होती है काफी लाइट वेट होती है, बट वॉल्यूम बढ़ने की वजह से वो क्या होती है, एक्सपैंड हो जाती है और ज्यादा एरिया क्या करती है, कवर करती है। तो तभी अपन बोलते हैं वॉल्यूम बढ़ जाता है ना बेटा। तो यही देखो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद उसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। देखा, पहले यहाँ पे अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 से बेटा जब 4 तक आओगे तो वॉल्यूम आपका क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। बट उसके बाद वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बट 4 के बाद जैसे ही 0 पे जाओगे तो वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट्स, इंक्रीज होने लग जाता है, और इस वजह से डेंसिटी कम होती है। तो आइस लाइट वेट तो हो जाती है बट काफी एक्सपैंड हो जाती है क्योंकि वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है। और दिस बिहेवियर को हम बोलते हैं एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है। तो ये बहुत अमेजिंग और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मेरे ख्याल से बच्चों ने ये सारी चीजें 6th और 7th में पढ़ी है। ये कई बार 6th और 7th में ये चीजें आती है। तो बेटा ये आपको पता होना चाहिए कि वाटर जब फ्रीज होता है तो एक्सपैंड। तो अगली बार से ये गलती मत करना, कभी भी फ्रीजर में अगर पानी रखो तो एकदम फुल ब्रिम तक फिल करके नहीं रखना है स्टूडेंट्स। क्लियर है क्या? चलिए, मजा आ रहा है स्टूडेंट्स, यस और नो जल्दी से बताइए। चलिए, ये रहा आपका 9th अमेजिंग और इंपॉर्टेंट फैक्ट। अबाउट 78% ऑफ एवरेज ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ वाटर। पता है क्या स्टूडेंट्स, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसका 78% जो पार्ट है वो किससे बना हुआ है, वाटर। बेटा हमारा जो ब्रेन का 78% है ना वो किससे फिल्ड है, वाटर। तो आप समझ सकते हैं वाटर कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमारा ब्रेन भी मोस्टली बोल सकते हैं किससे बना हुआ है, वाटर। मतलब 78% पार्ट उसका किससे कंसिस्ट है, वाटर से। सो ये भी एक बहुत अमेजिंग पार्ट है बेटा। तो अपन बोल सकते हैं कि हमारा जो ब्रेन है उसमें भी मोस्टली अगर हम लोग बात करें तो दैट इज वाटर। तो वाटर हमारे लिए काफी एसेंशियल है। आप सबको पता है वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं क्योंकि मोस्टली चीजें अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। इसीलिए बोलते हैं हमेशा स्टे हाइड्रेटेड, पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए क्योंकि बेटा पानी हमारी बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यस और नो स्टूडेंट? सो आज से एक प्रॉमिस करो कि बहुत ज्यादा पानी पियोगे बेटा, क्योंकि पानी हमारी हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। अगर आप बात करें तो वैसे भी बहुत अच्छा है, और आपकी हेल्थ के लिए इससे आपको आलस नहीं आते, नींद नहीं आती है। तो हमेशा हाइड्रेटेड रहिए और पानी आपको खूब सारा पीना है। क्लियर है बच्चों? चलिए, लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट एंड दिस वन इज योर लास्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखिए, डीएनए इज फ्लेम रिटार्डेंट। मेरे ख्याल से सबको पता है डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यस और नो? इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता है क्या बेटा? ये क्या होता है, फ्लेम रिटार्डेंट, मतलब फ्लेम रेजिस्टेंट। ये फ्लेम से अफेक्ट नहीं होता है, फ्लेम को ये क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। देखिए क्यों, ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स, व्हाट इज डीएनए? डीएनए क्या है? सबने बायो में पढ़ा है, मुझे पता है। डीएनए बेटा इज नोन एज ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। इसमें सारी जो हमारी कोई भी अगर स्पीशीज है तो उसके जो सारे बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शन है वो सब कहाँ पे स्टोर होते हैं बेटा, डीएनए। और उन्हीं सब बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन की वजह से जो स्पीशीज है वो सब क्या है, यूनिक।
हर बच्चा अपने आप में अलग है, हर जना अपने आप में अलग है, और उसका रीजन क्या है? डीएनए। क्योंकि उनके अंदर की जो सारी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे स्टोर्ड होती है? डीएनए में। दैट्स वाई उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। अब डीएनए फ्लेम रिटार्डेंट क्यों है? क्योंकि बेटा उसका रीजन है उसका केमिकल स्ट्रक्चर। किसकी वजह से वो फ्लेम रिटार्डेंट है? उसका केमिकल स्ट्रक्चर। जब अपन बेटा डीएनए को हीट करते हैं, द फॉस्फेट कंटेनिंग बैकबोन प्रोड्यूसेस फॉस्फोरिक एसिड। बेटा इसकी जो फॉस्फेट कंटेनिंग बैकबोन है वो क्या प्रोड्यूस करती है हीट करने पे? फॉस्फोरिक एसिड। वो क्या करता है? केमिकली वाटर को रिमूव कर देता है, और क्या एंड में बचा देता है? कार्बन रिच रेसिड्यू। क्या होता है बेटा, जैसे ही तुम फॉस्फेट कंटेनिंग बैकबोन को हीट करते हो तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? फॉस्फेरिक एसिड। और फॉस्फोरिक एसिड केमिकली अपने आप से क्या करता है? वाटर को क्या करता है? रिमूव कर देता है, और एट द एंड हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है? कार्बन रिच रेसिड्यू। ऐसा रेसिड्यू मिलता है जो सिर्फ कार्बन, मोस्टली उसमें क्या होता है? कार्बन। और आपको पता है वो जो रेसिड्यू होता है वो कार्बन रिच रेसिड्यू, क्योंकि वाटर तो सारा रिमूव हो गया तो वो क्या होता है? फ्लेम रेजिस्टेंट। और दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं कि जो डीएनए होता है स्टूडेंट्स वो आपका क्या है? फ्लेम रेजिस्टेंट। तो कितनी भी फायर लेके आ जाओ डीएनए के पास, कोई भी असर नहीं होगा। तो इससे हम बता सकते हैं यस स्टूडेंट, डीएनए इज फ्लेम रिटार्डेंट। मेरे ख्याल से आपको बहुत अमेजिंग बात पता चली है। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, मैंने आपको इन अमेजिंग फैक्ट्स ऐसा नहीं सिर्फ रटा दिए या सिर्फ बता दिए, मैंने आपको सबके पीछे के रीजंस भी बताए। तो इससे अब आप किसी को भी कभी बताएंगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली विद रीजन बताएंगे, तो वो आपकी बात ज्यादा अच्छे से मानी जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट, मेरे ख्याल से आपको मजा आया होगा और ये सारे अमेजिंग फैक्ट्स जान के आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि यस, आज हमने कुछ अच्छे से नॉलेज गेन की है। यस और नो स्टूडेंट्स, जल्दी से मुझे बता दो, मजा आया आज के सेशन में? ओके, तो अगर आपको मजा आया है आज के सेशन में तो आपको सबसे पहले इस वीडियो को जरूर लाइक करना है, और आपको अगर बेटा कोई भी डाउट है तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम ग्रुप बेटा जरूर ज्वाइन करना है। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ। या तो आप डायरेक्टली गूगल लेंस के थ्रू इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर स्टूडेंट्स आप लोग इस लिंक पे जाके भी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ टॉपर के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हमारे इस वीडियो को लाइक बेटा जरूर करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे जाइए, वहां पे आप देखेंगे कि हमारी डिफरेंट हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है, उन प्लेलिस्ट को वॉच कीजिए। कोई भी वीडियो आपका रिमेनिंग रह गया है, कोई भी टॉपिक आपका मिस हो गया है, हम लोग फटाफट कंसेप्ट्स लाते रहते हैं, कोई भी चीज आपकी मिस हो गई है तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। टाइमली हमारे बेटा पुलर्स आते रहते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, उसमें आपको छोटी छोटी इंफॉर्मेशन काफी अच्छे से दी जाती है, तो वो सब जरूर देखिए। और अगर आपको इस हमारा सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ओके बाय, थैंक्स। मेरे ख्याल से आपको मजा आया है, हम इस तरीके से और अमेजिंग सेशंस आपके लिए लेके आएंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून स्टूडेंट्स।